नमस्कार दोस्तों, मैं वेद चौधरी आपके अपने लक्ष्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इतिहास के बारे में बताया तो ये गया है कि अगर मैं विश्व के इतिहास की बात करूं और भारत के इतिहास की तुलना करूं तो विश्व का इतिहास, पूरा विश्व का इतिहास एक तरफ और भारत का इतिहास एक तरफ, यानी भारत के इतिहास का पलड़ा विश्व के इतिहास से भारी है। और यदि मैं सीधे सीधे और मुद्दों पर बात करूं कि भारत के इतिहास का पलड़ा राजस्थान के इतिहास के पलड़ा से भारी है। कौन सा? राजस्थान का इतिहास। किसके इतिहास से? भारत का इतिहास। यानी भारत का इतिहास एक तरफ और राजस्थान का इतिहास एक तरफ। और राजस्थान के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के इतिहास में भी आता है मेवाड़। यदि मैं मेवाड़ के और राजस्थान के कंप्लीट इतिहास की तुलना करूं तो मेवाड़ का इतिहास एक तरफ और संपूर्ण राजस्थान का इतिहास एक तरफ। यानी मेवाड़ का इतिहास पराक्रमी है, यानी बहुत गहरा लिखा हुआ गया है। यानी अगर मैं सीधे मुद्दों पर अगर यह भी कह दूं कि राजस्थान का इतिहास यदि आप पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास यदि आप पढ़ रहे हैं और राजस्थान का इतिहास नहीं पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि मध्यकालीन भारत का इतिहास आप पढ़ रहे हैं और राजस्थान का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। यानी संपूर्ण मध्यकालीन भारत का इतिहास किसके ऊपर टिका है? राजस्थान के भारत के इतिहास के ऊपर टिका है। यानी अगर मैं कहूं कि राजस्थान का इतिहास पूरा का पूरा कंप्लीट किसके ऊपर टिका हुआ है? मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर टिका हुआ है। तो आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास का सबसे पहला टॉपिक है कि मेवाड़ का इतिहास। जब मेवाड़ चालू करते हैं तो हमारे जहन में एक शब्द आता है कि मेवाड़। आखिर मेवाड़ क्यों? मेवाड़ का नाम कहां से आया? यानी यदि हम अभी इसको मेवाड़ कह रहे हैं तो पहले क्या कहते होंगे? जहन में एक शब्द आता ही आता है कि यानी जब अभी इसका ये नाम है तो पहले क्या नाम होगा? मेवाड़। तो जब प्राचीन नामों पर मैं चर्चा करने जाता हूं तो प्राचीन नाम में सबसे पहला नाम आता है मेदपाट का। अब यदि मैं ये कहूं कि मेदपाट जो है, मेदपाट के बारे में आप सोचेंगे कि मेदपाट क्यों कहते होंगे? यानी मेदपाट का रीजन कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो मेदपाट है ये कोई मेर जनजाति है। कौन सी जनजाति है? मेर जनजाति है। और ये कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर। यानी उस समय मेवाड़ का कोई चर्चा नहीं है, चर्चा है सिर्फ मेर जनजाति की। पहले के समय क्या होता था, या तो कोई कबीला रहा होगा या कोई जनजाति रही होगी और उस जनजाति के हिसाब से किसका नामकरण कर दिया उन्होंने? मेदपाट। यानी जो लोग रह रहे हैं, जैसे कबीला नुमा लोग रह रहे हैं, आजकल जो कॉलोनियां बस गई, जैसे किसी कोचिंग का इंस्टीट्यूट हो गया तो उस कोचिंग के नाम से कॉलोनियां पड़ गई, तरह तरह के नाम पड़ जाते हैं। तो उस समय क्या हुआ, इसके मेर जो जनजाति रहती थी, अनुमान लगा रहे हैं कि यहां पर या तो मेव जनजाति या मेर जनजाति रहती थी। इतिहासकार बताते हैं या तो मेर जनजाति है या मेव जनजाति है। दूसरी बात, इनको आगे चल के धीरे धीरे क्या बोल दिया गया? मेर जनजाति को मेदपाट। यानी वहां के रहने वाले लोग क्या कहनाने लगे? मेदपाट कहनाने लगे। दूसरी बात, चलो ये भी हमारे समझ में आ गया साहब, इसको तो मेदपाट कहते हैं, लेकिन इसका एक नाम और बताया गया। इसका एक नाम और मिलता है कि साहब प्रागभाट। प्रागभाट। अच्छा, ये प्रागभाट जो है कि साहब ये प्रागभाट क्यों कहा गया? प्रागभाट क्यों कहा गया? चलो मैंने मान लिया कि साहब मेदपाट या मेर जनजाति रहती है और मेव जनजाति रहती है। अब प्रागभाट का क्या रीजन है? रीजन है कि यहां पर जो पठार है उसको लेकर के, यार पठारी वाले लोग हैं प्रागभाट, उनको उस शब्दों में जोड़ दिया गया कि साहब ये कौन से लोग हैं? प्रागभाट के लोग हैं। तो उस जो समूह बना हुआ है, एक तरफ मेव जनजाति का, एक तरफ प्रागभाट का,
यानी पहाड़ों का इलाका, तो उसको क्या बोल दिया? प्रागवाट बोल दिया। तीसरे की जब चर्चा आती है इनके प्राचीन नाग में तो ये आता है सिवी जनपद। किस नाम से पूछा जाता है कि भाई साहब ऐसा कौन सा इतिहास के दर्पण में नाम है, यानी किस मेवाड़ या मारवाड़ से संबंधित है जिसका नाम प्राचीन नामों में सिवी जनपद के नाम से उद्गमित हुआ है। तो ये जो सिवी जनपद है इसके बारे में इतिहासकार बताते हैं कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो वहां से सिवी जनजाति आई थी। कौन सी जनजाति आई थी? सिवी जनजाति आई थी। यानी मेदपाट के बारे में बोल दिया कि साहब मेर जनजाति थी, इसके कारण इसको मेदपाट कह दिया। प्रागवाट बोल दिया, इसको बोल दिया सिवी जनपद। अच्छा, ये पंजाब से आई हुई थी, यानी जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस समय तो पंजाब से जो सिया जनजाति थी या श्रेया जनजाति थी या सिवी जनजाति थी तो वो आकर यहां पर रहने लगे। कई बार होता है ना कि गांव में लड़ाई हो जाती है, आप आसपास पड़ोसियों में जब लड़ाइयां होती हैं, पहले तो उस समय क्या होता था, विदेशी आक्रांता होते थे या पड़ोसी जो राजा होता था वो आक्रमण करता था और उसके आलोप में आकर यानी उसकी प्रताड़ना से प्रेरित होकर, प्रताड़ना से परेशान होकर वो क्या कर देते थे, उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते थे। आज भी जब समाज में जब लड़ाइयां होती हैं तो कई बार बोला जाता है कि चाचा ताऊ को कि तू क्या चाहता है कि हम यहाँ जगह छोड़ दें, हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तेरे भोज कर ले। तो पहले के लोग क्या करते थे, वो जगह छोड़ देते। यदि आज के समय वो लोग यहां से जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो वो भी उसी नाम का नामकरण कहलाएंगे कि साहब फलाने आदमी फलाने का गांव के रहने वाले हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? यानी मेवाड़ है और मेवाड़ का पहले का प्राचीन नाम है मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। यदि मैं और मुद्दों पर बात करूं तो कि साहब प्रागवाट जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? पूछता नहीं है। सिवी जनपद है जो पंजाबी है, प्रागवाट है जो संस्कृत का शब्द है और मेदपाट है जो हिंदी का शब्द है। चलो, एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि मेवाड़ को उस समय क्या कहते थे? मेदपाट कहते थे, प्रागवाट कहते थे और सिवी जनपद कहते थे। अगला देख लेते हैं। यानी मैं अगर कहूं कि इसका भौगोलिक विस्तार क्या होगा साहब? यानी कई दिमाग में आता है ना कि चलो मेवाड़ का नाम तो हो गया कि साहब मेवाड़ का नाम यह है, मेवाड़ का प्राचीन नाम तो यह है, लेकिन यह क्षेत्र कौन सा रहा होगा? यानी इसका एक क्षेत्र भी तो है कि क्षेत्र कौन सा है, तब समझ में आता है कि साहब इसका चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब भौगोलिक विस्तार ऐसे कैसे हो सकता है? यानी मैं ये कहूं अगर सीधे शब्दों में, जैसे आज राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं? है कि नहीं है जिले? तो उसी प्रकार से नामकरण एक दिया गया है मेवाड़ और उसके नीचे स्थान दे दिया कि साहब ये जनजाति यहां पर भी रहती थी, यहां पर भी रहती थी, और इनका एक बार होता है ना कि यहां के लोग यहां चले गए, यहां के लोग यहां चले गए, या फिर उस साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, या कोई कबीला जो जनजाति थी यहां से उठकर वहां चली गई तो वो वहां के लोग कहलाने लगे और धीरे 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 वो साम्राज्य का विस्तार होकर वह क्षेत्र क्या कहलाने लगा? मेवाड़ कहलाने लगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही कि साहब मेवाड़ का प्राचीन नाम हो गया, मेवाड़ के भौगोलिक क्षेत्र हो गए कि साहब इस क्षेत्र को तो क्या कहेंगे अपन? मेवाड़ कहेंगे। अब चर्चा आती है कि चलो साहब मेवाड़ तो हो गया, लेकिन मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम वंश कौन सा रहा होगा? सर्वप्रथम किस राजा ने अधिकार किया? कौन सा साम्राज्य था जो सर्वप्रथम चालू हुआ था यानी मेवाड़ के अंदर? तब बात आती है गोहिल वंश की।
अच्छा, इसके ऊपर भी बड़ी बहुत स्टोरी है कि साहब ये घुइल वंश है क्या। घुइल वंश के बारे में ऐसा बताया जाता है, कर्नल जेम्स टॉड बड़े इतिहासकार हुए राजस्थान का, उन्होंने इतिहास बड़े संपूर्ण तरीके से लिखा था। कुछ तार्किक भी थे, कुछ अतार्किक भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं माना ही जाता है कि जेम्स टॉड के कुछ इतिहास के पन्नों को लिया गया, यानी मैं अगर ये सीधे शब्दों में ये कहूं कि बहुत कुछ लिया गया है। और घुइल वंश के बारे में उन्होंने एक स्टोरी बताई थी। वो कहते हैं कि गुजरात का एक शासक है, उसका नाम है शिलादित्य। गुजरात के शासक का नाम है क्या? शिलादित्य। और इसकी पत्नी का नाम है पुष्पावती। पत्नी का नाम क्या है? पुष्पावती। और ये जो पुष्पावती है ये माउंट आबू आई है। और यहां माता है अम्बा देवी, अंबा देवी। माता कौन सी है? अंबा देवी। यानी इसकी पूजा के लिए आई है। कहीं न कहीं इतिहासकार ये भी बताते हैं कि साहब ये जो पुष्पावती है इसने मन्नत मांगी थी कि इसको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो ये अम्बा देवी की पूजा स्थान के लिए यहां पर आई थी। कई बार ये बतलाया जाता है कि नहीं, ये माता को ढोकने आई थी और माउंट आबू आई थी। तो जब ये माउंट आबू आई थी तो उस समय क्या हुआ, गुजरात पर आक्रमण हुआ और शिलादित्य क्या हुआ? शिलादित्य मारा गया। और जब शिलादित्य मारा गया तब ये माउंट आबू से जब आ रही थी तो मेवाड़ के रास्ते लोगों ने इनसे पूछा कि रानी तुम कहां की रहने वाली हो, तो इन्होंने अपना स्थान बताया। और स्थान बताते समय ही स्थान बताते ही वहां का जो एक व्यक्ति था, व्यक्ति विशेष जो था, उसने कहा कि माफी चाहता हूं रानी, कटु शब्द हैं पर बयां करने पड़ेंगे, आप गुजरात ना जाएं तो ही अच्छा है। अब पुष्पावती बड़े अचंभे में पड़ गई कि ये बोल क्या रहा है। बोल कैसे, आप कहना क्या चाहते हैं? बोल जो आपके पति हैं शिलादित्य वो मारे गए हैं। तो पुष्पावती बड़े अचंभे उसमें आ जाती है, शौक में आ जाती है। बोल मैं तो इधर माता ठोकने आई हूं, माता ढोकने आई हूं, और उधर मेरे पति मारे गए। तो पहले के समय क्या होता था कि जौहर करना पड़ता था, सती होना पड़ता था। यदि उसके समय साथ है तो जौहर हो ही जाता था, लेकिन अगर साथ नहीं है तो बाद में सती होना पड़ता था। तो क्या हुआ, पुष्पावती ने कहा कि अब तो मुझे क्या होना पड़ेगा? सती। लेकिन उस समय ये गर्भवती थी। तो व्यक्ति ने समझाया कि देखो, वहां की जो लेडीजें थी उन्होंने आठ पड़ोस से लेडीज बुलाई कि देखो रानी, हम माफी चाहते हैं पर आपको हम ये आज्ञा नहीं दे सकते। हाँ, हम मानते हैं कि हम इसके काबिल नहीं हैं कि हम आपको आज्ञा दें, और आप इतने समर्थ हैं कि आप हमसे आज्ञा क्यों लेंगे, आप तो खुद रानी हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा आप नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपके पेट में क्या है? बच्चा पल रहा है, और इस बच्चे का जन्म हो जाने के बाद चाहे आप सती हो जाना। उसने कहा ठीक है। पुष्पावती के से बच्चा जन्म लेता है, और यह बच्चा सौंप देती है किसको? विजयादित्य नाम का एक ब्राह्मण है। विजयादित्य नाम का एक ब्राह्मण है, और इसकी पत्नी है कमलावती। कई बुकों में ये कमला देवी भी दे देते हैं, कमलावती। बाकी क्वेश्चन यहां से पूछता नहीं है, लेकिन एक थीम है, एक स्टोरी है, जिसके बाद से पता चलता है कि यहां से कुछ ऐसा ऐसा हुआ था। अब क्या होता है, ये विजयादित्य के पास में बच्चे को छोड़ देते हैं, और 15 दिन बाद एक कपड़े में लपेटकर उस बच्चे को विजयादित्य को दे जाती है और चली जाती है। कुछ समय बीतता है, बच्चा घर में बड़े आराम से खेलता है। तो आस पड़ोसियों को बड़े आशंका हो जाती है कि ये राजा का बेटा है। किसका बेटा है? राजा का। और राजा का बेटा है ना, तो स्वाभाविक सी बात है अब तुम मारे जाओगे। यानी आप कहीं भी देख लो,
कि जो राजकुमार होगा उसको छोड़ा नहीं जाता था। यदि राजा को मार दिया गया है तो उसको बेटे को भी मारना पड़ता था, क्योंकि बदला लेने आएगा। आप बाहुबली आपने मूवी देखी होगी, उसमें भी अब एक राजकुमार को बचाने के लिए वो ऐसे ऐसे पानी में जाती है छोटे बच्चे को। तो उसी प्रकार से इस बच्चे को भी क्या है, लोग आस पड़ोस में बातें करना चालू कर देते हैं कि ये पूरा का पूरा कबीला ढवाएगा। कौन ये बच्चा, और ढवाएगा कैसे कि उनको पता चल गया कि ऐसे ऐसे ये शिलादित्य का बेटा है और वो यहां पर आएंगे और हमको क्या करेंगे, चलो साहब खत्म। वो बात थोड़ी करेंगे, बोल तुमने पाला है इसीलिए तुम इसके सजा के हकदार हो। अब क्या हुआ, लोगों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। अब विजयादित्य और ये कमलावती थे बेचारे ब्राह्मण तो थे ही, डरते तो वैसे ही थे। तो क्या हुआ कि लोगों ने इनसे बात करना बंद कर दिया, और जब लोगों ने इनसे बात बंद करना कर दिया तो इन्होंने सोचा कि क्या करें। तो लोगों ने बात बनाई कि ऐसा करो, आप इस बच्चे को गुफा में रखो, कहीं गुप्त स्थान पे ले जाओ, कोई दूसरी जगह ले जाओ। तो विजयादित्य कहता है कि देखो दूसरी जगह तो हम जाने से रहे, हम ऐसा करते हैं इस बच्चे का लालन पालन एक गुफा में कर लेते हैं। तो गुफा के अंदर इसका लालन पालन होता है इस बच्चे का। और आगे चल के क्या होता है, यही बच्चा गुफा में जब इसका लालन पालन पोषण किया जाता है तो यही बच्चा आगे चल के किस नाम से जाना गया, गोहिल, या अगर मैं कह दूं गुहादित्य, किस नाम से जाना गया, गोहिल या गुहादित्य। अब बात समझ में आती है कि साहब गोहिल वंश की स्थापना कौन कर रहा है, गुहादित्य कर रहा है। गोहिल तो गोहिल खुद ही है, लेकिन वंश की स्थापना किसके नामकरण से हो जाती है, गोहिल वंश से हो जाती है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, अब संशय पैदा हो जाता है कि साहब जो ये गोहिल वंश है इसकी स्थापना का क्रम क्या होगा, इसकी स्थापना का क्रम होगा क्या। तो इतिहासकार इसकी संशय में लग जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या रहा होगा। आखिरकार एक इतिहासकार हुए, बड़े इतिहासकार थे डॉक्टर हीराचंद ओझा। तो ओझा जी ने क्या किया, एक सामोली का लेख मिलता है, और सामोली का लेख कह दो, अभिलेख कह दो, शिलालेख कह दो। तो सामोली का लेख मिलता है और यह मिलता है 646 में, 646 में मिलता है। यहां तक चीजें समझ में आ रही, 640 में। अच्छा, इस पर एक बड़ी बात लिखी थी, इस पर लिखा हुआ था मैं शिलादित्य, ये शिलादित्य वाला नहीं, गोहिल वंश के पिताजी नहीं, वो वाला नहीं। इस पे लिखा हुआ है कि मैं शिलादित्य अभी इसी समय, कौन सा समय, 646 में, अभी इसी समय मैं 5वां वंशज शासन कर रहा हूं। यहां तक चीज समझ में आ रही, कौन सा वंशज है, 5वां वंशज। ये देख लेते हैं, यानी पहला कौन हो गया, गोहिल। अब ये कि साहब गोहिल, भोज, तीसरा नाग, चौथा महेंद्र, और 5वां आ जाता है शिलादित्य। यहां तक चीज है कि साहब, अच्छा डॉक्टर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ऐसा करो, अपन अनुमान लगा लो कि अब तक के इतिहास के पूरे जो शासन करने वाले जो शासक हुए उनको आप उठा के देखो, यानी अधिकांशतः जो शासन करने वाले जो शासक करता है उन्होंने 20 वर्ष ही शासन किया है। आप जन्म से कौन से कोई लेना देना नहीं, यानी अपन को निकालना क्या है कि गोहिल वंश की स्थापना कब हुई, यानी गोहिल वंश की स्थापना का क्रम क्या रहा होगा।
तो घुइल की स्थापना का क्रम उन कहां से निकाल रहे हैं? सामोली का लेख से निकाल रहे हैं। और सामोली का लेख में वो बता रहे हैं कि देखो ये जो सामोली का लेख है इसकी तिथि कितनी दी हुई है? 646। और शिलादित्य इस समय शासन कर रहा है, तो 646 में से आप 20 जब घटाएंगे, यानी 20 जब 5 बार घटाएंगे तो सन आ जाता है 566। सॉरी, कितना आ जाता है? इधर लिख देता हूं मैं स्थापना का क्रम। कितना आ जाता है? घुइल वंश की स्थापना क्रम 566 ये में आ जाता है। यानी आज भी इतिहास के अंदर यही सर्वोपरि माना गया है। यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा, एक बात और, कर्नल जेम्स टोड इनके बारे में और बताते हैं कि साहब इनकी 24 शाखाएं हैं। कितनी शाखा है? 24 शाखाएं। 24 शाखाएं मतलब ऐसे नहीं कि भौगोलिक विस्तार है साहब उनका। 24 शाखाओं को मतलब है कि ये जो शासन करने वाले हैं किसी किसी बात से या तो अनबन हुई होगी या वो किसी दूसरी जगह अपना शासन करना चाहते होंगे, किसी के निजी मामले या अपने बड़े भाई के नीचे काम नहीं करना चाहते होंगे, तो वो क्या होता है, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। और ऐसे जाकर उन्होंने क्या किया? 24 जगह शाखाएं डालनी। आगे चल चल के एक एक पूरी चीजें आएंगी। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेवाड़, धौड़, जाजपुर, चाकसू, महाराष्ट्र, और आपको ध्यान होगा कि रतन सिंह का भाई था नेपाल, कुंभकर्ण जो कि नेपाल चला जाता है। तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो 24 शाखाएं कर्नल जेम्स टोड और मोहम्मद नैन्सी 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं कि साहब इनकी घुइल वंश की है जो 24 शाखाएं और हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब अगला जो राजा बनता है उसके बाद में अपराजित बनता है, उसके बाद में महेंद्र द्वितीय बनता है, लेकिन वो सिलसिला चलता है। लेकिन इतने बड़े राजा नहीं हुए, इतने बड़े राजा नहीं हुए कि साहब बहुत बड़े पराक्रमी हो, इनके बारे में इतिहास विस्तार से पढ़ा हो, तो ऐसा नहीं था। इनके बाद में अगर सीधे मुद्दे पर यही कह दूं कि साहब इसके बाद सीधा नाम आता है तो वो होता है कि बप्पा रावल का नाम आता है। बप्पा रावल। यानी अगर मैं शुरुआत से बात करूं कि साहब बप्पा, अपन कर्नल जेम्स टोड की थ्योरी ले लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि साहब ये जो बप्पा है ना, ये बप्पा कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड बप्पा के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि ये जो बप्पा की उपाधि है, ये जो बप्पा की उपाधि है ये बप्पा की नहीं है, ये बप्पा की उपाधि नहीं है। ये किसकी है? शिलादित्य की। ये किसकी है? शिलादित्य की। किसकी है ये उपाधि? शिलादित्य की। यहां तक चीजें समझ में आ रही? कर्नल जेम्स टोड खुद कह रहे हैं कि साहब ये जो बप्पा बप्पा लिखा हुआ है ना, ये इसकी उपाधि नहीं है। ये जो मैंने बताया था कि सामोली का एक लेख था और ये बंदा वहां पहुंच जाता है कि सामोली का जो लेख था यही बड़ा इतिहासकार हुआ और यही उपाधि धारण कर सकता है। अच्छा, एक और श्यामल दास जी थे, ये भी बड़े इतिहासकार हुए और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है वीर विनोद। और ये कहते हैं वीर विनोद में ये कहते हैं कि ये जो बप्पा है ना, ये तो मैं मान रहा हूं कि साहब ये क्या है, नाम नहीं है, ये टाइटल है, यानी उपाधि है। क्या है ये? उपाधि है। ये तो मैं मान रहा हूं कि ये क्या है? उपाधि।
लेकिन ये जो उपाधि है ये रावल साहब की नहीं है, ये किसकी है? महेंद्र की। ये किसकी उपाधि है? महेंद्र की। अच्छा, ये सब सारी चर्चाएं जब होती है तो ओझा जी आते हैं। ओझा जी ने कहा कि थामो थामो यार, रुको तो सही। ऐसे थोड़ी है कि आपने बता दिया कि साहब ये बप्पा नहीं था, ये शिला था और इसके बारे में बताया गया, ऐसा नहीं है। रुको, आठपुर का एक लेख है। कौन सा लेख है? बोल, आठपुर का एक लेख है। बोल, है साहब। उसमें एक चीज लिखी हुई है। तुम पहले तो एक बात बताओ, आप ये मानते हो कि खुमान बप्पा का बेटा है? मानते हो कि नहीं मानते हो? ये तो तुम मानते हो क्योंकि तुमने खुद ने बोला है कि जो बप्पा है उसका बेटा खुमान है, लेकिन बप्पा शिलादित्य है। जबकि वीर विनोद जो लिखने वाले हैं श्यामल दास जी, वो कह रहे हैं कि साहब जो बप्पा है वो कौन है? महेंद्र। बात समझ? लेकिन इनके बेटे का नाम खुमान है, ये तो आप मान रहे हो। ये तो चलो अपन ये चर्चा कर लेते हैं कि बप्पा के बेटे का नाम क्या है। बप्पा का बेटा कौन है? खुमान। यहां तक चीजें सही? चलो ठीक है साहब। चलो, बप्पा का बेटा यदि खुमान है तो एक बात बताओ आप मुझे, आठपुर का लेख है ये तो सही है भाई साहब? बोल सही है। बोला, आठपुर के लेख में लिखा हुआ है कि कालभोज के बेटे का नाम खुमान है। ये लाए, क्या लिखा हुआ है साहब आठपुर के लेख में कि कालभोज के बेटे का नाम खुमान है। इसलिए भाई साहब दोनों जने, दो कर्नल जेम्स टॉड जी आपकी जो थ्योरी है और वीर विनोद श्यामल दास जी की जो थ्योरी है, वो दोनों की दोनों क्या है? गलत। अब सुनो, कालभोज के बेटे का नाम क्या है? खुमान। तुम कह रहे हो कि बप्पा के बेटे का नाम खुमान है। चर्चा एक बात पे हो रही है कि बप्पा नाम किसका है? कालभोज का है। यहां तक चीज क्लियर कि बप्पा जो नाम है वो किसका है? कालभोज का। यानी अगर मैं सीधे शब्दों में ये कहूं कि कालभोज की उपाधि क्या है तो बप्पा है। ठीक है सर? अब देखो, कालभोज, इसके बारे में एक इतिहास है छोटा सा कि साहब इसके पिता का नाम महेंद्र द्वितीय था। और महेंद्र द्वितीय था तो उस समय क्या वहां आस पड़ोस में क्या रहते थे? भील रहते थे। और जो भीलों का जो समुदाय था, अब ये ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े राजा हुए हों, राजा तो थे नहीं, एक मुखिया टाइप में राजा रहे होंगे महेंद्र जी। तो महेंद्र जी ने क्या किया, इसको आ गए लालच, और लालच में होता है लालच आहा लापना, लालच ले डूबता है। इसने क्या किया, पहले तो भीलों पे छोटा कर लगाया, हल्का फुल्का तो लगाते ही, पर भाई साहब ने कर लगा दिया। और जब कर लगाया तो साहब भील क्या हो गए? गुस्सा हो गए। और जब भील गुस्सा होने लगे तो इसने क्या किया, और जो उसमें और ज्यादा कर लगा दिया। बोल जाए पैसा आएगा और अपन बनेंगे तगड़े राजा। इसके बाद समझ में आ गई, तो भीलों ने क्या किया, इसका मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। जब महेंद्र की हत्या हो जाती है तो जो इसकी पत्नी होती है यानी कालभोज की मां, इसको क्या करती है, दूसरी जगह भेज देती है। और वो भेजती है किसके चरणों में? हारित ऋषि के। और हारित ऋषि जी के पास भेजती है। हारित ऋषि एक गुरु थे और उनके पास क्या है, गायें ज्यादा होती थी, भक्ति करते थे और गायें चराते थे।
तो ये किसके पास आ जाते हैं? हारित ऋषि के पास। अब क्या होता है साहब, ये हारित ऋषि के पास सेवा करते हैं, गाय चराते हैं, शाम को आ जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, बढ़िया दूध वूध पीते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हारित ऋषि को लगा कि यार अपना समय आ गया है, यार अपन का अब टाइम है जाने वाला, अपन अब लग रहा है कि अब जाएंगे बस। इसने कहा कि यार ये बच्चा है कालभोज और इसको अपन ने कुछ दिया नहीं है, इसके लिए कुछ देते हैं सही। तो एक दिन शाम को बैठे थे, बोल कालभोज इधर आ। बोलो बाबा। बोले यार तू बहुत सेवा कर रहा है, तुझे क्या चाहिए? बोल बाबा कैसी बात कर रहे? बोल बता शर्मा मत यार, शर्माने की बात नहीं है, बहुत दिनों से सेवा कर रहा है, बता तो सही चाहिए क्या? सोच के बताता है कि बाबा मैं शासन करना चाहता हूं। बोले शासन? कैसा शासन? बोल चित्तौड़, ये चित्तौड़ इसके पास का इलाका था, ये नागदा में रह रहे हैं अभी। तो ये सुनते तो थे कि वहां का राजा ऐसा है, ये आक्रमण हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा मैं राजा बनना चाहता हूं, यानी चित्तौड़ चाहिए मुझे, अब कैसे भी करके आप मेरी कुछ एंट्री वेंट्री करवाओ। इसने कहा ठीक है चल तुझे चाहिए तो। फिर ये क्या करता है? पूजा करता है। और पूजा किसकी करता है? यानी देवी का नाम है राठासन देवी। अच्छा, राठासन देवी की पूजा करता है और राठासन देवी क्या हो जाती है साहब? मान्यता में आ जाती है। और मान्यता में आने के बाद में क्या करती है साहब? ये राठासन देवी मना कर देती है। मना कैसे करती है? कि जो तुम मांग रहे हो ना वो मेरे बस की नहीं है, तुम तो राज मांग रहे हो, साम्राज्य मांग रहे हो, अरे मेरा छोटा मोटा काम है। अगर तुमको ये सारा सामान चाहिए यानी साम्राज्य चाहिए, तुमको राजा बनना है, तो मुझे माफ करो और शिव शंकर की पूजा करो, यानी एकलिंग नाथ जी की पूजा करो। तो साहब अब क्या हुआ? हारित ऋषि जी ने क्या किया? पूजा चालू कर दी। किसकी पूजा अर्चना? शिव, यानी एकलिंगनाथ। किसकी कर दी? एकलिंगनाथ जी की कर दी। अब साहब जब एकलिंगनाथ जी की पूजा कर दी, पूजा पाठ कर ली खूब, साहब मान्यता में आए। उसके बाद में क्या हुआ? एक दिन अचानक से सुबह का समय था और बप्पा ने क्या गाय खोल ली थी उस समय चराने के लिए। तो क्या होता है कि जब कोई आदमी आगे कदम बढ़ा देता है तो उसको रोका नहीं जाता, यानी वापस नहीं बुलाया जाता कि तू वापस आ जा, आज मत जा। चल ठीक है, उसको ऐसे बोल दिया जाएगा कि आज जहां जा रहा है वहां से जल्दी आ जाना। और आज भी ये मान्यता है, आप कभी देखना पीछे से कोई बुलाया नहीं देता। और क्या हुआ कि जो कालभोज है, जो बप्पा रावल है, वो घर से निकल रहा था गांव को लेके। तो हारित ऋषि ने कहा कि बप्पा एक काम करना यार, आज शाम को जल्दी आ जाना। बोल क्या बात होगी? बोल बस आ जाना तू तो। ठीक है आ जाएंगे। बोल अब बप्पा के दिमाग में भी था, बोल बाबा कुछ आज देगा, अब चले जल्दी। अब क्या गांव को शाम को सकेलते सकेलते होता है ना कि एकत्रित करना, गाय कभी इधर भाग जाती है उधर भाग जाती है। तो क्या हुआ, जब ये सारी जब चीज चल रही थी थोड़ा लेट पहुंचा, और जब तक क्या हुआ हारित ऋषि जी चल दिए, मर गए। आपने एक जब मेवाड़ जब आप गूगल पे डालोगे तो आज भी ऊपर से एक पुष्प विमान है जिसमें हारित ऋषि जी जा रहे हैं और बप्पा नीचे से देख रहा है। नीचे एक जगह पर शिवलिंग का स्थान है और पास में एक राठासन देवी है जो त्रिशूल लिए खड़ी है। ऐसा चित्र आज भी मिलता है। तो क्या होता है, जैसे ये वापस आते हैं बप्पा, तो ये देखते हैं कि ये जो पुष्प विमान है और इस पे क्या होता है, हारित ऋषि जी जा रहे हैं और बप्पा यहां नीचे खड़ा है।
हारिद ऋषि से बात करता है कि अरे बड़ो कुछ दे ही जाता रे यार, मुझे पता था सब नौटंकी कर रहा है। अब मन ही मन में सोच रहा है अरे बाबा आप तो निकल लिए रे, आप तो आशीर्वाद देने की बात कर रहे थे। बोल रुक जा बड़ा बहुत जल्दी आया ना तू आज, चल ऐसा कर मुंह खोल। अब ऐसे उन्होंने ऐसे मुंह में बहुत सारा ऐसे होता है ना, थूक कह दो या भीतर का पीक, वो एकत्रित किया मुंह में, लार टाइप का, तो मुंह में एकत्रित किया। उन्होंने कहा मुंह खोल ऐसे करके, और उन्होंने ऊपर से ऐसे थूक दिया, और ऐसे ये थूक आया, और ऐसे थूक आया तो वो ऐसे देख रहे थे। उन्होंने कहा यार ये बड़ा पागल हो गया या मर गया, और अब भी थूक रहा है, और ऊपर से और थूक रहा है, और सीधा मुंह में और पटक रहा है हमारे। देखो बाबा क्या करे यार। जब वो ऐसे हुआ पीछे, और उसका एक कदम आगे रह गया, और वो थूक खा गिरा, पैरों में गिर गया। हारिद ऋषि जी ने कहा कि अरे तू थोड़ा पागल को पागल ही रहे, अरे तने आज अमर हो जातो तू, अरे तू के चित्तौड़ ला के रखे। अरे बावड़ा आज अगर तू ये थूक मुंह में ले ले तो तू तो क्या हो जाता, अमर हो जाता। यार गलती हो गई, पर यार बप्पा सोचता है कि थूक को भला कौन लेता है। वो पैर में गिर गया, उसने कहा चल तेरे पैर में गिरा है ना, तो आज से तुझे आशीर्वाद है कि चित्तौड़ तेरे चरणों में रहेगा। गए यार ये भी बात सही है। अब चला जाता है भाई साहब कहां पर, चित्तौड़ की सेवा में, और उस समय वहां पर जो शासक थे वो थे राजा मानमोरी। यानी चित्तौड़ का शासक। मानमोरी, चित्तौड़गढ़ का शासक कौन है? मानमोरी। और इसकी सेवा में चला जाता है भाई साहब। कौन चला जाता है? कालभोज। यहां भी एक घटना घटित हो जाती है। क्या होता है कि गजनी से आक्रमणकारी आते हैं अरब सिंध से, और जब अरब आक्रमणकारी उधर से आ रहे होते हैं तो क्या होता है कि मानमोरी को पता चलता है कि वहां से तो सेना आ रही है युद्ध लड़ने, और सेना भी अजीब तरीके के कपड़े पहनना, मतलब ऐसे लगना कि डरावना बिल्कुल। मैंने कहा यार सेना में एक तरह का हड़कंप मच गया कि वहां के लोग मारते बहुत तगड़ा है। अब मेवाड़ी खुद्दार मिट्टी को कौन भला जाने। अब ये सारी चर्चाएं कौन सुन रहा है? बेटा बेटा कालभोज सुन रहा है। पूरी सेना मना कर दी, बोल हम तो नहीं जाएंगे। और वो आते भी इस तरीके से थे, वो तंब राका ईगो दिल्ला, अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग। यहाँ के लोग हिंदी बोलने वाले, उस समय के अलग भाषा बोलने वाले, तो एक और अलग पहनावा तो वैसे ही डर लग जाए। तो पूरी की पूरी सेना ने क्या कर दिया? मना कर दिया। अब कालभोज साहब ने कहा कि अपन के पास कुछ सामंत हैं, अपन के पास कुछ सेना है, भील वगैरह हैं, तो अपन जाते हैं ना। तो भाई साहब जा रहे हैं, और इनको इसने गजनी तक पीछा किया है इसका, और गजनी तक बहुत तगड़ा मारा है। और गजनी तक जब पीछा किया है तो इसका एक भांजा था, इसके बारे में बताया जाता है कि जो सलीम है, सॉरी यहां का जो शासक था सलीम, उसको हटा दिया और अपने भांजे को बैठा दिया। ये साहब वापस आ रहा है उधर से, बहुत बुरा मारता था। अब क्या हुआ, लोगों में चर्चाएं चलने लगी, और राजा मानमोरी कोई शासक कहलाने वाला है क्या? इससे अच्छा तो कौन है, ये कालभोज ही है, इससे अच्छा तो राजा यही बन जाए। अब कालभोज के बारे में दिमाग में ऐसी चर्चाएं आती थी, बोले यार तू राजा है, ऐसे ही करके बोल। अब एक दिन क्या हुआ, वो राजा मानमोरी उसको अपशब्द बोल दिया, वही गाय चराने वाले, तो ऐसे बोला तो उसके दिमाग में और ज्यादा अलगपन हो गया। वो कहा कि यार करते हैं इसका काम, इसको सुलटा दिया मानमोरी को, और मानमोरी को सुलटा दिया 734 में, और भाई चित्तौड़गढ़ का शासक बन गया
734 से 753 तक कालभोज। और बप्पा की उपाधि, बप्पा के बारे में बता देता हूं कि जो इसके पिता थे, मैंने आपको बताया था कि जो महेंद्र नाम का जो व्यक्ति है, महेंद्र द्वितीय, उसने क्या किया, भीलों के ऊपर कर लगा दिया था। और जब भीलों के ऊपर कर लगा दिया था तो उन्होंने किसकी हत्या कर दी थी, महेंद्र द्वितीय। बप्पा को लगता है कि यार, कालभोज को लगता है कि यार अपन कहीं गलत ना कर दें भीलों के साथ में, तो उसने क्या किया कि वहां पर रहने वाले जितने भी भील थे, भील समुदाय था, उसका क्या कर दिया, कर माफ कर दिया। और कर माफ करते ही ये क्या हो गए साहब, बप्पा हो गए। बप्पा का मतलब होता है बाबूजी, आदरणीय शब्द होता है। ऐसा नहीं उम्र के लिहाज से शब्द नहीं दिया जाता है कि बप्पा बहुत बूढ़ा हो गया, यानी एक आदरणीय सूचक शब्द है। यानी किसी व्यक्ति ने किसी के लिए कुछ किया है तो उसको वो बड़ा भाई या बड़ा पिता के समान मानता है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, बप्पा बोल दिया गया। और इसने अपनी राजधानी बना दी साहब नागदा में। इसके बारे में चर्चा चलती है, चर्चित कथन है। और चर्चित कथन यह है कि साहब ये जो बप्पा है 35 हाथ की धोती पहनता है। कितने हाथ की, 35 हाथ की धोती पहनता है। यानी 35 हाथ की धोती, 32 मन की खड़क, पैंतीस हाथ की धोती पहनता है और 32 मन की खड़क रखता है। और सुबह उठते ही 4 बकरे क्या करता है, 4 बकरे खाता है। और एक झटके में 2 भैंसों की बलि। दो भैंसों की बलि। आप सोचो कितना लंबा आदमी होगा। 32 मन की खड़क, 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा सिर के ऊपर, 16 हाथ का दुपट्टा। सोलह हाथ का दुपट्टा है। सोचो आप कितना तगड़ा आदमी रहा होगा। बप्पा रावल के बारे में कथन 35 हाथ की धोती पहनने वाला, 32 मन की खड़क रखने वाला और 16 हाथ का दुपट्टा और 4 बकरे रोज खा जाता है सुबह सुबह। 4 रोटी नहीं, 4 बकरे। अच्छा, एक चीज और मिलती है। इसने क्या किया, सर्वप्रथम सोने का सिक्का भी जारी किया था और वो था 115 ग्रेन का। एक 115 ग्रेन का कर दो। हो गया टाइम।